हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो हमेशा ये सब MCQ है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, इथाइलिन डाइएमीन। जो इथाइलिन डाइएमीन है दोस्तों, ये कैसा, इसका डेंटिसिटी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूनिडेंटेड लिगेंड है, बी कह रहा बाई डेंटेड लिगेंड है, सी कह रहा ट्राई डेंटेड लिगेंड है, और डी कह रहा एम्बी डेंटेड लिगेंड है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, आप जो इसको एक एक नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये वाला, इसको आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं इथाइलिन डाइएमीन, जिसे शॉर्ट में EN भी लिखा जाता है दोस्तों, शॉर्ट में EN लिख देता है, इथाइलिन डाइएमीन। तो ये जो होता है बाई डेंटेड लिगेंड होता है। ये दो तरफ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है NiCO का होल फोर का IUPAC नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही नाम होगा, यहाँ CO को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। CO को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ चार है, तो इसलिए लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, और बगल में निकेल धातु है तो लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो 0 आएगा। इसलिए इसका नाम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, जटिल यौगिक CONH3 का होल 5Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि हम आयन के रूप में तोड़ें, तो उसका जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, जो आप देख रहे हैं बड़की ब्रैकेट में जो आप पार्ट देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, इतना दूरी का जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, ये हमेशा इसी प्रकार में रहता है, इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता है। अर्थात ये पानी में जाने के बाद भी नहीं टूटता है, ये खुद एक इतना बड़ा एक आयन बन जाता है। अब बाहर देख रहे हैं क्लोरीन है, तो 2 आयन में टूट जाएगा, है ना। एक क्लोरीन पे माइनस बन जाएगा, एक क्लोरीन पे माइनस बन जाएगा, दोनों क्लोरीन पे एक एक माइनस आ जाएगा, तो 2 आयन एक हो जाएगा क्लोरीन का। और एक आयन इतना बड़ा होगा, जो जितना कि आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, एक आयन खुद बनेगा, तो टोटल आयन की संख्या हो जाएगी 3। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिए, जटिल आयन, जटिल यौगिक, इसमें जो होगा टोटल आयन की संख्या होगी, वो आंसर 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, यहाँ K4 होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ K लिखा गया है। ये चौथा नंबर प्रश्न में देखिए, KCO एक कोबाल्ट है, CO4 का होल 4 में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऐसे भी कोई बात नहीं है, K है फिर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है KCO का होल 4, इसका निकालना है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका होगा +1। कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट का X मान लेते हैं और सबको ऐड करते हैं, और आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका 0 हो जाएगा, इस इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इधर है +1 +X, तो एक को हम उधर भेजेंगे बराबर के इस तरफ, तो ये आ जाएगा X बराबर, ध्यान दीजिए, X बराबर आएगा -1। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं, X बराबर -1। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन में देखिए 4 का है, C नंबर ऑप्शन जो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अस्थायी यौगिक है? किसका स्टेबिलिटी सबसे अधिक है दोस्तों? तो इसे निकालने के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, उसे मैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इस सारे का वर्णन करूंगा। अभी आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका जो सबसे अधिक अस्थायी होगा ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी। 6वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिगेंड का
डेल जीरो न्यूनतम है, माने डेल जीरो जो है सबसे मिनिमम है। तो हमेशा ध्यान रहे जितने भी लिगेंड जो होते हैं, बिग फील्ड लिगेंड जिसको हम बिग फील्ड लिगेंड कहते हैं, वो उसका डेल जीरो न्यूनतम होता है। तो यहाँ जो डी देख रहे हैं ये बिग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है, फ्लोरीन। तो 6 का सही आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर कह रहा है, 7वां नंबर प्रश्न है CuNH3 का होल 4 पर पावर +2 में प्रसंकरण होता है। तो प्रसंकरण निकाल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो कॉपर का, ध्यान दीजिए, कॉपर का +2 आ जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई अगले वीडियो में मैं ऐसे कभी डिटेल में बताऊंगा। अभी इसका सीधा आंसर आप देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DsP2। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर, NiCO का होल 4 की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या होता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर होता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय होता है। टेट्राहेड्रल किसकी ज्योमेट्री होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा सही आंसर, PdCl4 का PdCl4 पर पावर -2। तो अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न, देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है जटिल यौगिक अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ये सब पूछते रहता है। तो 10 का जो सही आंसर होगा D2sp3, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना। कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो उसमें सारा ये कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन, सारा का ये वर्णन करूंगा। अभी आप ध्यान दें। 11 नंबर प्रश्न है जटिल यौगिक PtNH3 का होल 2Cl2 का उपयोग किसके उपचार में होता है। तो एक इसका उपयोग कैंसर बीमारी में होता है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न, अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र आप 10वें क्लास में भी पढ़े होंगे, CnH2n+2 होता है, जो 12 का ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए एल्कीन, एल्कीन का समान सूत्र तो आप जानते हैं CnH2n, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो आप जानते हैं जिंक वैलेंट जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है, जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसलिए हमारा 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्न में से कौन प्रबलतम भस्म है। प्रबलतम भस्म कहने का मतलब है वैसा क्षार जिसका बेसिसिटी सबसे अधिक हो। देखिए अमोनिया भी एक भस्म है, ये भी एक भस्म है, मिथाइल अमीन भी भस्म है। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो अमीन है, ये इसको सेकेंडरी अमीन या तो 2 डिग्री अमीन कहते हैं, ये जो 3 डिग्री अमीन है दोस्तों। तो इसको हम निकालते कैसे हैं वो मैं चर्चा करता हूँ। देखिए एक कार्बन से आपको कहीं भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं ऐसे बताता हूँ। अमीन में यदि नाइट्रोजन से इधर, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है अमीन ग्रुप में बना रहा हूँ, ये अमीन ग्रुप है। इधर यदि आप ऐसा बनाया है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन या तो 1 डिग्री अमीन। ध्यान दीजिए 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। तो इसमें देखिए यहाँ जो लोन पेयर है दोस्तों, ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्षार तो होगा, लेकिन कितना इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा इस रिस्पेक्ट में देखें तो ध्यान दीजिए, इस नाइट्रोजन की जितना डिग्री बढ़ेगी, 1 डिग्री की बेसिसिटी कम होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की बेसिसिटी कम होती है 3 डिग्री से। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कोई भी नाइट्रोजन से, जैसे कि NH2 जो आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन दोनों, ध्यान दीजिए ये दोनों हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, इन दोनों इधर देख लीजिए बायां तरफ, इधर R जुड़ गया। R कहने का मतलब अल्काइल ग्रुप है। तो ये 1 डिग्री है, इसको हमें बनाना है 3 डिग्री। तो करना क्या पड़ेगा कि एक आप जो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा R, माने कोई ना कोई कार्बन जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी जो H आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी R जोड़ना पड़ेगा, और इधर भी R। इसका मतलब 3 डिग्री अमीन है, और 3 डिग्री अमीन का जो बेसिसिटी होता है वो सबसे अधिक होता है। तो देखिए किसमें है जो ज़्यादा कार्बन है और
हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास कोई एक भी नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो आप देख रहे हैं डी नंबर। देखिए डी नंबर में देखिए एक नाइट्रोजन है और 3 मिथाइल ग्रुप है, एक इधर मिथाइल ग्रुप हो जाएगा ऐसे है, एक ऐसे है और एक इधर मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री का बेसिसिटी सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन बिलियन के अनुसंख्य गुण है? तो आप जानते हैं कि बिलियन का अनुसंख्य गुण कुल कितने होता है? तो 4 होता है दोस्तों। पहला आप जानते हैं कि पहला जो है उसको बोलते हैं RLVP, RLVP इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है दोस्तों वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP। तीसरा होता है दोस्तों उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो हो गया दोस्तों ये 4 हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं प्रसरणी दाब। इसको देखिए 1 नंबर देखिए RLVP को बोलते हैं हिंदी में वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। दूसरा नंबर देखिए EVP का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा नंबर हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। और ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं प्रसरणी दाब। तो देखिए दोस्तों अब इसमें आप खोजिए कि इनमें से 4 कौन है। तो प्रसरण है, हाँ प्रसरण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रसरणी दाब जो उत्पन्न होते हैं प्रसरण के कारण ही आता है। पृष्ठ तनाव नहीं है, एक गलत हो गया। चालकता भी नहीं है और अर्ध आयु ही नहीं है। इसका मतलब हमारा 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक के का इकाई क्या है? तो आप जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का के का इकाई होता है रेट कांस्टेंट का इकाई होता है टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 19 नंबर, बातिया भट्ठी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो बातिया भट्ठी में आयरन का होता है, आयरन ऑक्साइड। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पे निर्भर करता है? तो कोई पदार्थ का जो क्रिया कितना स्पीड में रिएक्शन कितना करेगा वो निर्भर करता है उसके एक्टिव मास पे। उसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, इनमें सभी। तो आप जानते हैं दोस्तों धरती के अंदर से जितने भी सारे पदार्थ निकलते हैं वो सारे के सारे खनिज होते हैं, सारे को खनिज बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि धरती के नीचे से निकलने वाले सारे खनिज अयस्क होंगे, क्योंकि अयस्क का मतलब होता है जिससे धातु निकले। तो धातु निकले उसे हम अयस्क कहते हैं। तो सारे धरती के नीचे निकलने वाले पदार्थ को अयस्क नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धरती के नीचे पेट्रोल भी निकलता है, केरोसिन भी निकलता है। तो सारे खनिज हैं लेकिन अयस्क नहीं है। लेकिन यह हाँ, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि सारे अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि सारे अयस्क धरती के नीचे से निकलते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब बी नंबर में देखिए कि सभी खनिज अयस्क होंगे, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, नहीं ये गलत है। चलिए 22 नंबर प्रश्न अगला देखिए, प्रसरणी दाब निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रसरणी दाब का समीकरण होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए पाई बराबर CRT होता है। पाई जहाँ हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, सी हो गया कंसंट्रेशन, सांद्रण जिसको बोलते हैं मोलरता में रहता है दोस्तों, आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी हो गया टेम्परेचर। पाई बराबर CRT। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, अब इसे देखिए ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ना, ये पाई को यहाँ पी के द्वारा इंडिकेट किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पाई को प्रसरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसी को इंडिकेशन यहाँ पी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा, वह विलियन जो रॉल्ट के नियम को पालन करता है। जो रॉल्ट के नियम को पालन करता है तो हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, आदर्श विलियन। जो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के किस ग्रुप में अक्रिय गैस है? तो आप जानते हैं इनर्ट गैस जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है हमेशा लास्ट में होता है, 18वां ग्रुप में होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25, आवर्त सारणी में कुल वर्ग तथा आवर्त कितने हैं? तो वर्ग टोटल है 18 दोस्तों, और कुल आवर्त जो है 7 है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हैलोजन किस ग्रुप में है? तो हैलोजन जो होता है दोस्तों वो है 17वां ग्रुप में होता है, 2 8 7 उसका
हमेशा जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं सबके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए 26 का सही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सही सॉरी 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों ग्रुप 16 में सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, उसके नीचे सेलेनियम है, उसके नीचे टेलुरियम है, और सबसे लास्ट में नीचे जो है पोलेनियम है। तो ये जो है ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में मिला लीजिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौची पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए करा सल्फर, हाँ ये सही है, सोडियम नहीं गलत है, लोहा भी गलत है, नाइट्रोजन भी गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम के तत्व को क्या कहते हैं। जो ग्रुप 1 में है उसको हम क्षारीय धातु बोलते हैं दोस्तों, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, इसको अंग्रेजी में अल्कली मेटल कहते हैं। ध्यान दीजिए ALKALI अल्कली मेटल, क्षारीय धातु, हाँ ध्यान रहे दोस्तों। और जो वर्ग पहला वर्ग दूसरा को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, जो आगे हो सकता आएंगे प्रश्न में। वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप या द्रव अवस्था में रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, धातु पूछ रहा, धातु मेटल, तो मेटल की बात करेगा तो वो होगा, हमेशा ध्यान रखिए, पारा, मरकरी होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में देखिए, पारा धातु पूछ रहा है। हाँ, वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातु पूछे तो उसको हम ब्रोमीन कहते हैं, ब्रोमीन जो है अधातु है, ध्यान रहे एग्जाम में ये बात को ध्यान में रखना है। धातु पूछे तो मरकरी और अधातु पूछे तो ब्रोमीन, जो ऑप्शन सी में है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, 31 नंबर प्रश्न देखिए, तो वो फ्लोरीन है। पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, उसके बाद O होता है, उसके बाद N होता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए 32 नंबर, एस ऑर्बिटल का आकार होता है। एस ऑर्बिटल का आकार दोस्तों गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डम्बेल होता है। एस ऑर्बिटल का आकार कुछ इस टाइप का होता है, और पी ऑर्बिटल का आकार होता है दोस्तों कुछ इस टाइप का होता है। ध्यान दीजिए ये जो है पी ऑर्बिटल होता है, तो इसको हम डम्बल साइज बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो आप देख रहे हैं डम्बेल बी। मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब फ्री स्टेट में कौन सा धातु पाई जाती है, तो 34 नंबर डी हो जाएगा। मतलब मुक्त अवस्था में कहने का मतलब उसमें जंग नहीं लग सकता है यदि हम धर दे ऐसे भी तो। चलिए 35 नंबर प्रश्न अगला देखिए, सोना का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि किसी भी धातु का, जब वो धातु जैसे सोडियम बोल दिया जाए, मान लिया जाए सोडियम यदि कंपाउंड नहीं बनाया है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या उसका निकलता है जो कंपाउंड बना लेता है। जो यौगिक बना लिया है, यौगिक में किसी एक एटम को, एक एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। सोना, तो सोना के केवल पूछा गया है, सोना का यौगिक नहीं दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं सोना का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगा। हाँ, कोई सोना का कोई कंपाउंड दे देता तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36, वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वर्ग 13 के तत्व का दोस्तों, तो इसका होता है NH2NP1। एक बात आपको बता दें दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए यदि, क्योंकि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में 2 घर है जो एस में आता है, और 10 जो है बीच वाला 10 घर है उसको हम डी में बोलते हैं, और लास्ट में जो 6 घर है उसको हम बोलते हैं, 6 घर जो है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कि वो जो है एस हो गया, डी हो गया, और वो पी में होता है, पी ब्लॉक में होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, कोई किसी भी, जैसे कि बोल दिया गया वर्ग 13 के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप एस और डी का घटा दीजिए, 13 में से आप 12 घटाइए तो आएगा कितना, 1। तो इसका मतलब है NH2NP1, पी में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप मिला लीजिए, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में देखिए पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, बी में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सब गलती हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, किस अयस्क के सांद्रण में फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग होता है, तो वो सल्फाइड अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यदि ऑप्शन में रहे दोस्तों सोना तो वो सही है, लेकिन सोना ऑप्शन में ना रहे तो प्लेटिनम हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए हमारा सही आंसर होगा प्लेटिनम।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फेन उत्प्लवन विधि से सांद्रण करने पर अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्यों? आप फेन उत्प्लवन विधि पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि पाइन का तेल डालते हैं, और जब, ध्यान दीजिए, और जब उसे गर्म किया जाता है, सॉरी, और उसे हवा के साथ उड़ेला जाता है तो झाग बनते हैं, फेन बनते हैं, और उसके साथ क्या होता है, वो जो धातु का कण होता है ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो हमारा आंसर सही ऑप्शन नंबर बी में देखिए, क्योंकि वो धातु जो होता है द्रव, उस धातु को द्रव भिंगा नहीं पाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में होता है? तो वो होता है द्रावक के रूप में। द्रावक का काम होता है कि जो गैंग जो है वो नहीं निकल रहा है धातु से, तो द्रावक द्रावक को मिला देने के बाद गैंग क्या होता है कि बहुत ही जल्दी द्रव में बदल जाता है। द्रावक का काम ही होता है कि गैंग को जल्दी से द्रव अवस्था में बदल देना। तो हेमेटाइट में लोहा प्राप्त करने के क्रम में चूना पत्थर का उपयोग द्रावक के रूप में करते हैं, जो हमारा ऑप्शन ए सही है। अर्धचालक निम्नलिखित में कौन है? 41 का सही आंसर है दोस्तों। अर्धचालक कौन है? तो आप जानते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो है अर्धचालक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जर्मेनियम का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो उसको प्रक्षेत्र शोधन विधि इसको कहा जाता है दोस्तों, प्रक्षेत्र शोधन विधि। ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न 43 प्रश्न देखिए। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम जो है दोस्तों अवकारक के रूप में काम करता है, रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है ना। तो ध्यान दीजिए, वो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। साइनाइड विधि द्वारा क्या निकाला जाता है? तो साइनाइड विधि द्वारा हमेशा ध्यान रखिए सिल्वर, चांदी और सोना भी निकाला जाता है साइनाइड विधि के द्वारा। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? तो निक्षालन एक, इसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस जो होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन सांद्रण करने की एक विधि होता है। तो ध्यान दीजिए, जो 45 नंबर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, निक्षालन का एक विधि, निक्षालन जो एक ऐसा विधि है, तो सांद्रण का एक विधि है। निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क का मेल नहीं है? मैंने कौन सा जो मेल है वो गलत है? कॉपर का अयस्क होता है दोस्तों कॉपर पाइराइट, ये हमारा सही है। जिंक का गैलेमाइन, ये भी सही है। लेड है कार्नालाइट, ये गलत है दोस्तों। लेड का होता है गैलेना, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इसका मतलब ये जो है गलती है। तो हमारा क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था, निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क मेल नहीं खाते हैं, मैंने वो गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है। अभी मैं बता रहा था दोस्तों, वो द्रावक कहते हैं उसे। 47 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क जिससे धातु को आसानी से निकाला जा सके और कम खर्च पे निकाला जा सके, उसी को हम अयस्क कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता? मैंने कौन ऐसा धातु है जिसे हम कार्बन मैंने कोक मिला करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क आप जानते हैं कॉपर पाइराइट, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। यहाँ सल्फर आ गया, इसका मतलब सल्फाइड अयस्क है। गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, ये भी सल्फाइड अयस्क है। जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला होता है ZnS, ये भी क्या है? तो ये भी सल्फाइड अयस्क है। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? तो ये तीनों सल्फाइड अयस्क है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, इनमें सभी हो जाएगा आंसर। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन कौन होता है दोस्तों? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सारे लोहा के अयस्क हैं। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न देखिए, आयरन ऑक्साइड का अवकरण किस भट्ठी में होता है? तो इससे आप जानते हैं आयरन का जो होता है बातिया भट्ठी में होता है, इसको ब्लास्ट फर्नेस अंग्रेजी में बोला जाता है। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, बातिया भट्ठी में आयरन ऑक्साइड का अवकरण किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, उसमें कोक डालते हैं, हालांकि कोक से नहीं होता। कोक जब कोक और ऑक्सीजन जब इसको गर्म करते हैं तो बनता क्या? CO बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड। वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको अवकरण में सहायक होता है। तो बातिया भट्ठी में आयरन ऑक्साइड का जो अवकरण होता है किसके द्वारा होता है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, थर्मिट विधि में
अवकारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्मिट विधि में प्रयोग होता है दोस्तों एल्यूमिनियम, और ऐसे भी इसका पूरा नाम देखा जाए तो इसका एल्यूमिनोथर्मिट विधि होता है, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कहा जा रहा है फफोलेदार तांबा शुद्ध होता है। जो फफोलेदार तांबा होता है कितना परसेंट शुद्ध होता है? तो वह 98%। जो तांबा प्राप्त होता है दोस्तों निष्कर्षण के द्वारा वो 98% प्योर होता है, लेकिन और शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किया जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटनी विधि, वो अपना करके उसको पूर्णतः 99.9% शुद्ध किया जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा था फफोलेदार तांबा कितना परसेंट शुद्ध होता है? तो वो होता है 98%। हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। 56 अशुद्ध तांबा को क्या कहा जाता है? तो अशुद्ध तांबा को ही तो फफोलेदार तांबा कहते हैं। 56 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।